कराची एक ऐसा शहर जहां दिन में कारोबार चलता है और रात में अंडरवर्ल्ड की हुकूमत। 2000 के दशक में इसी शहर में दो नामों का खौफ था। एक तरफ लियारी का बादशाह रहमान डकैत और दूसरी तरफ पूरे दक्षिण एशिया के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि एक जमीन के टुकड़े ने ऐसी आग लगाई जिसने कराची के अंडरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया। अपहरण हुए, लाशें गिरी और बदले की ऐसी कहानी लिखी गई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। रहमान डकैत का असली नाम अब्दुल रहमान बलोच था। कराची के लियारी इलाके में पैदा हुआ यह लड़का धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतर गया। लियारी उस समय ड्रग्स, गैंगवार और अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका था। यहीं से रहमान ने अपना गैंग बनाया। उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि पुलिस ने उसके सिर पर इनाम घोषित कर दिया। हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगवार, उसके ऊपर 100 से ज्यादा अपराधों के आरोप थे। उधर दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी नेटवर्क एशिया के सबसे बड़े आपराधिक नेटवर्क में गिना जाता था। मुंबई से शुरू हुआ सफर दुबई और फिर पाकिस्तान तक पहुंच चुका था। दाऊद का नाम ही काफी था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उसका नेटवर्क कराची में भी प्रभाव रखता था। अंडरवर्ल्ड में उसका शब्द ही कानून माना जाता था। लेकिन हर साम्राज्य को एक चुनौती मिलती है और दाऊद के लिए वह चुनौती बनकर उभरा रहमान डकैत। साल 2009 के आसपास एक विवाद ने दोनों पक्षों के रिश्ते पूरी तरह बदल दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कराची की एक बेहद कीमती जमीन को लेकर तनाव शुरू हुआ। यह जमीन रहमान डकैत के रिश्तेदारों से जुड़ी बताई जाती थी। आरोप है कि डी कंपनी से जुड़े लोगों ने उस जमीन पर कब्जा या सौदा करने का दबाव बनाया। लेकिन रहमान झुकने को तैयार नहीं था। जो शुरुआत में एक कारोबारी विवाद था, वह अब अंडरवर्ल्ड की जंग बन चुका था। दोनों तरफ हथियार थे, दोनों तरफ पैसे थे और दोनों तरफ अहंकार था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे कराची को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के भाई नूर उल हक, जिसे नूरा के नाम से भी जाना जाता है, उसका अपहरण कर लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने अंडरवर्ल्ड की लड़ाई को व्यक्तिगत बदले में बदल दिया। अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह इज्जत और बदले की लड़ाई बन चुकी थी। लियारी की गलियां गोलियों की आवाज से गूंजने लगीं। गैंग के लोग एक दूसरे के पीछे पड़े थे। कई छोटे गैंग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। पुलिस के लिए हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। कराची का लियारी इलाका किसी युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई देने लगा था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और रहमान डकैत की कहानी का अंत भी करीब था। 9 अगस्त 2009 की रात पुलिस को सूचना मिली कि रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ कराची के बाहरी इलाके की ओर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एएसपी चौधरी असलम और उनकी टीम ने निगरानी शुरू की। पुलिस ने संभावित रास्तों पर घेराबंदी कर दी। देर रात पुलिस ने वाहनों को रोकने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में रहमान डकैत गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह पूरे लियारी इलाके में तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, क्योंकि प्रशासन को किसी भी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया का डर था। हालांकि इस घटना को लेकर विवाद भी पैदा हुआ। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया, लेकिन कुछ लोगों और मीडिया रिपोर्टों ने आरोप लगाया कि यह संभवतः एक फर्जी मुठभेड़ हो सकती थी। इस बारे में वर्षों तक बहस होती रही और अलग-अलग पक्षों ने अलग-अलग दावे किए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रहमान डकैत के लियारी के बाहर जाने की जानकारी पुलिस को दाऊद की डी कंपनी के गुर्गों द्वारा दाऊद के कहने पर दी थी।
रहमान डकैत और दाऊद इब्राहिम की यह कहानी हमें दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में दोस्ती से ज्यादा ताकतवर चीज होती है पैसा और सत्ता। एक जमीन का विवाद, एक अपहरण और फिर बदले की ऐसी आग जिसने दर्जनों जिंदगियां निगल लीं। आज भी कराची की कुछ गलियों में इस खूनी संघर्ष की कहानियां सुनाई जाती हैं। सवाल यह है, अगर रहमान डकैत जिंदा रहता तो क्या वह दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को चुनौती दे पाता, या फिर उसका अंत पहले से लिखा जा चुका था। आजकल हमारे देश हिंदुस्तान में रहमान डकैत के इनकाउंटर को लेकर एक थ्योरी और चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रहमान डकैत की हत्या इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस रॉ के एक जासूस ने चौधरी असलम के साथ मिलकर की थी। इस बात में कितनी हकीकत है ये हम नहीं जानते, पर ऐसे किसी भी दावे की सच्चाई की तह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि हम अपने आप फैक्ट चेक करें, जिससे कोई हमें गुमराह ना कर सके। आजकल किसी भी फैक्ट को चेक करना कोई बड़ा काम नहीं रहा है। आप गूगल और एआई की मदद से किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गुमराह होने से बच सकते हैं। इसी तरह एक और कहानी ट्रेंड में है, जिसमें दाऊद इब्राहिम को रॉ के एक एजेंट द्वारा किसी केमिकल सब्सटेंस से फूड पॉइजनिंग करवा दी जाती है। एनडीटीवी के अनुसार अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को रॉ के एजेंटों ने फूड पॉइजनिंग करवाई हो। 2023 में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह अफवाह फैली थी कि दाऊद इब्राहिम को झड़ दिया गया है और वह कराची के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कई रिपोर्टों और विश्लेषणों ने इन्हें अपुष्ट अफवाहें बताया था। उस समय कुछ समाचार स्रोतों ने केवल इतना कहा था कि उनके बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की चर्चा चल रही है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि उन्हें वास्तव में झड़ दिया गया था। झड़ देने वाला कौन था, या किसी भारतीय एजेंसी जैसे रॉ का इसमें कोई हाथ था। इसलिए यदि कोई दावा करता है कि रॉ के एजेंट ने दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजनिंग करवाई, तो वर्तमान में उसे तथ्य के रूप में नहीं बल्कि अपुष्ट अटकल या अफवाह माना जाएगा। This video has been created based on available sources, information, and research. Any fact, claim, or information presented in this video should not be considered 100% accurate or final proof. Viewers are requested to conduct their own fact check before making any important decisions. This video is intended for informational and entertainment purposes only.